फवाद चौधरी साहब, इतने बयानात हैं इन मुज़ाकरात को लेकर, लेकिन क्योंकि आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ एक फरमाइश भी आई कि दोबारा वो मुज़ाकराती टीम से मुलाकात भी करना चाहते हैं, व्हाट्स द पल्स? क्या वो इन मुज़ाकरात को दोबारा एक चांस देना चाह रहे हैं, इसलिए मुज़ाकराती टीम से मिलना चाहते हैं, या ये मुज़ाकरात वाकई अब ख़त्म हो चुके हैं? देखिए नादिया, पॉलिटिशियंस से मुज़ाकरात ही करने होते हैं और कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ जाना ना। ज़ाहिर है बातचीत ही होनी है और मामलात हल ही होने चाहिए। लेकिन देखिए इसमें मसला ये आ रहा है कि पहले जब खान साहब ने कहा कि असल ताकत का मंबा एस्टैब्लिशमेंट है और ये हुकूमत के पास कुछ नहीं है, तो मीडिया ने कहा नहीं देखें बड़ी जाती है, आपको बात करनी चाहिए पॉलिटिशियंस के साथ। अब जब वो पॉलिटिशियंस के साथ बातचीत हुई है तो आपको अंदाज़ा हुआ है और हमें अंदाज़ा हुआ है कि देखिए इनके पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ये एक मीटिंग अरेंज नहीं करा सके और स्पेस जो है वो पॉलिटिशियंस के पास जो है वो बिल्कुल ही थोड़ी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट में और हुकूमत को आपस में करने चाहिए और ये उनको एक फैसला करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को कि वो कितनी स्पेस दे सकती है इस हुकूमत को मुज़ाकरात करने के लिए। आप देखिए ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल है, स्पीकर शामिल है, चेयरमैन सेनेट बेचारा जो है वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता है, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर को सुप्रीम जेल इंप्लीमेंट नहीं होने देता और जो मुलाकात है वो ये नहीं करा पाते, तो फिर उन मुज़ाकरात में क्या फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हुकूमत संजीदा है तो वो पहले तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करे और उसके बाद उन्हें चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोग जो हैं उनसे बात करें और उनको भी मुज़ाकरात में शामिल करें और एक ऐसे आप कम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात करें जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो और अपोजिशन की जमातें भी शामिल हों, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी हकूक मअतल हैं इस वक्त आइन में, उनको बहाल कराने की तरफ हम एक संजीदा कोशिश करें। अच्छा, लेकिन खता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी फवाद साहब। देखिए, आप कह रहे हैं कि हुकूमत इज़ लुकिंग बैड, इन अदर वर्ड्स कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो चाहें तो सबसे पहले जाकर वो जितनी भी इजाज़त लेनी है या जो रूम मांगना है वो मांग लें और उसके बाद आए। लेकिन ऑन दी अदर साइड देखिए, कल भी इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उससे डायरेक्ट इल्ज़ामात एस्टैब्लिशमेंट पर ज़्यादा लगाए गए और फिर हुकूमत पर 9 मई हो उसके हवाले से भी, 26 नवंबर के हवाले से भी। तो इस पूरे सिनेरियो में आप समझते हैं कि वो जो पॉलिटिकल स्पेस तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए है या जो कम हो गई है या वो जिसके ख्वाह हैं, इस किस्म के बयानात से तो मुझे नहीं लगता, कम अज़ कम जितनी अरसे से मैंने देखी है मुख्तलिफ हुकूमतें, उसमें तो ये स्पेस और श्रिंक होती है। श्रिंक तो एस्टैब्लिशमेंट में तो श्रिंक हो गई है ना, सोसाइटी में, मुआशरे में जो हमायत थी वो भी श्रिंक हो गई है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमें अपने इदारों के लिए जो अवामी सपोर्ट है वो भी चाहिए और अपनी सियासी जमातों को मजबूत होना भी चाहिए। अब देखिए, ये बात, मैं आपकी बात को समझता हूँ कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो पीटीआई की तरफ से जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन देखिए दूसरी तरफ से भी तो बेहतरी आनी चाहिए ना। अब अगर आप 1300 लोग जो हैं उठा के उनको जेलों में डाले हों और आप जरा अपने कैमरामैन को भेजें किसी वक्त और वो रिकॉर्ड करके आए कि वो किन हालतों में रह रहे हैं और किन हालतों में उनको अदालतों में पेश किया जाता है, तो आपको एहसास होगा कि इधर तो सिर्फ ट्वीट की बात है ना, उधर फिजिकली जो लोगों के साथ सलूक किया गया है, जो बर्बरियत और फस्तायत का मुजाहरा होता है, उसकी वजह से तलखियां पैदा हो रही हैं। तो इट नीड्स टू टैंगो, दो हाथों से ताली बजती है। दोनों तरफ ही मामला जो है उनको नीचे लाने की जरूरत है, टेम्परेचर को नीचे लाने की जरूरत है। और अगर मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, उसके बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना की जाती, तहरीक इंसाफ को इंतशारी पार्टी और ये और वो इस तरह की बातें ना की जाती, तो वो मदद मिलती टेम्परेचर नीचे लाने में। आप देखिए, बड़ी सीधी बात है, अगर इमरान खान के साथ बातचीत आप समझते हैं, जरूरी नहीं है आप ऐसे जज जिस तरह से अभी हाई कोर्ट में लगा के जबरदस्ती सजाएं सुनाने से, ये जिस तरह का केस आया ये वाला आपका अलकादर ट्रस्ट का, इस तरह के केसों में सजाएं सुना के आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लाया जा सकता है, फिर तो बातचीत की जरूरत ही नहीं है, फिर आप हुकूमत करें। तो फिर ये जो इमरान खान साहब ने अभी कहा गुज़िश्ता रोज कि वो एक मरतबा 28 जनवरी से कबल अपनी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करना चाहते हैं, इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद वो दोबारा से इन मुज़ाकरात को बहाल करें।
ख्याल मुज़ाकरात की बहाली में इमरान खान की तरफ से कोई मसला है। मुज़ाकरात की बहाली में जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में ये तय ना होना है कि स्पेस कितनी देनी है इमरान खान को। देखिए, मैंने जिस तरह आपको अर्ज कर रहा था कि एक तो तय करें ना आपके क्या पीटीआई को और इमरान खान को की इंक्लूजन के बगैर आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो फिर आप 2.5 साल में तो नहीं ला सके, आप और कोशिश करना चाहते हैं, आप करके देख लें। अगर आप पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लाना चाहते हैं तो इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर मुमकिन नहीं हो रहा ना। या तो आपको जवाब बना लेते। अब उसके बाद जब आप तय करेंगे कि उन्हें लाना है, आपने पॉलिटिकल इंक्लूजन देनी है, तो फिर आपको स्पेस तय करनी पड़ेगी कि उनको आप कैसे क्या स्पेस देंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, उनकी बीवी बेगुनाह जो है उसको जेल में डाला हुआ है, 1300 वर्कर जेल में है, बंदे जो है आप रोज उनको उठाते हैं, मारते हैं, बर्बरियत का निशाना बनाते हैं और फिर तवक्को ये भी करते हैं कि नहीं वो आगे से भी कुछ ना करें। अच्छा, ये तो कोई बात ना। तो फवाद चौधरी साहब देखिए, तहरीक इंसाफ ने भी पूरी कोशिश कर ली ना, एहतजाज भी कर लिया, फाइनल कॉल भी दे दी, मज़ाकरात में आए, फिर मज़ाकरात से निकल भी गए, लेकिन अब ये जो क्या अब तरीक़ाकार आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि वो जो सियासी इत्तेहाद का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने वाज़ेह हिदायत अपनी पार्टी को जारी की हैं, कि अब इसके ज़रिए वो मामला हल करने की कोशिश करेंगे? ये तो बिल्कुल सही है। इत्तेहाद तो जो पॉलिटिकल अलायंस है अपोजिशन पार्टीज का वो बहुत अहम है हुकूमत पे दबाव डालने के लिए, और अकेली पीटीआई जो है वो हुकूमत के ऊपर जो डिजायर्ड दबाव था वो नहीं डाल सकी, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इमरान खान को हुकूमत जो है वो कुछ नीचा दिखा सकी है। सो सीधी बात है कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हुआ और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हुआ और पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एक एक स्टेप पीछे हटा जाए, और इमरान खान ने जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं और ये जो पॉलिटिकल अलायंस किया है, मेरी नज़र में ये एक बड़ी अगर जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे हो गए फिर तो हुकूमत के लिए मुकाबला करना वैसे ही मुश्किल होगा। और अभी तक पीटीआई की पॉलिसी में खामी भी सबसे बड़ी ये थी कि वो अकेले ही लड़ रहे थे। अगर वो बाकी पार्टीज को साथ मिलाएंगे तो ये फिर एक बहुत मौसर तहरीक बन जाएगी। सही। तो फवाद चौधरी साहब, ये जो कल मामलात हुए हैं पार्टी की सतह पर कि अली अमीन गंडापुर साहब को केपी की सदारत से हटाया गया, ये एक नॉर्मल तब्दीली आप देख रहे हैं, नॉर्मल रूटीन मैटर है, या कुछ एतराज़ात थे इमरान खान साहब को अली अमीन पर? नहीं, देखिए, जब इतने बड़े ओहदे पे तब्दीली हो तो जाहिर है कि वो नॉर्मल तो नहीं होती, और जाहिर है कि उसका मतलब यह है कि एक पॉलिसी शिफ्ट है। और जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर का आपस में जो अप्रोच है उसमें भी बहुत फ़र्क है। अब असल तो 8 फरवरी को क्योंकि तासुर ये बन गया, जिस तरह अभी आपने कहा कि देखिए पीटीआई से स्ट्रीट मूवमेंट नहीं बन रही। अब ये अली अमीन गंडापुर ने पहले जो कोशिशें की हैं उनका वो असर सामने नहीं आया है। जुनैद अकबर एक बहुत नज़रियाती कारकुन है, बड़े पुराने कारकुन हैं। अब 8 फरवरी को देखते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा को बिलखसूस किस तरह जो है वो रीवैम्प कर सकते हैं। और इस वक्त मामला मुझे यही लगता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा स्ट्रीट की तरफ ही बात जाएगी, और आप मैक्सिमम आप समझिए कि मार्च में जो है वो डी चौक दोबारा तहरीक इंसाफ का मरकज़ होगा। और दोबारा ऐसा भी हो सकता है कि मरकज़ डी चौक बन जाए, और वो भी मार्च तक। तो फवाद चौधरी साहब, मज़ीद तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो भी क़यादत है उसके हवाले से आप बरमला कहते हैं कि वो सही तौर पर ना एहतजाज करती है, ना इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाती है, और ख़ुद बाहर है और वो अंदर हैं। मज़ीद तब्दीलियाँ भी हैं? मज़ीद तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अहम यह है कि ये जो अलायंस बनने जा रहा है, इस अलायंस को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और कितनी जल्दी इसको जो है कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनसे कल पीटीआई का एक वफद मुलाकात करेगा, उसके बाद मौलाना अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करेंगे, और उम्मीद है कि हम इस तरफ जो है वो आगे जल्दी बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर अगला जो भी लॉन्ग मार्च हो, अगर वो जेयूआई, पीटीआई और जीडीए, जमात इस्लामी ये मिल के करे तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, और कोशिश यही है कि अगला लॉन्ग मार्च जो है
वो तमाम अपोजिशन का एक मुश्तरका लॉन्ग मार्च होना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब, आपकी क्योंकि मुलाकात होती है, आपको एक्सेस मिल रही है बहुत से लोगों से, तो इमरान खान साहब खुद ही मना कर देते हैं। अभी हाल ही में खबर आई जो कि पार्टी के लोग हैं और उनको आके कई मरतबा डिफेंड भी करते हैं। तो क्या आपको अभी तक किसी किस्म का कोई ओहदा ऑफर नहीं किया गया? नहीं, ओहदा कोई ना मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ इमरान खान की कामयाबी चाहते हैं और ये एक्सेस कोई स्पेशल नहीं है। हम लोग चूँकि 9 मई के ट्रायल में जो है वो मुल्ज़म है, 45 केसेस में इस वक्त जो है वो मैं मुल्ज़म हूँ, जिनमें मतलब आप देखिए कि पाइप और शावर चुराने से लेके ओप्पो मोबाइल फ़ोन चोरी करने, 4 चारपाइयाँ, 5 फर्टिलाइज़र बैग चोरी करने से लेके तो टेररिज्म के केसेस तक जो है वो हम भुगत रहे हैं। और इसलिए इस केस में इमरान खान भी को एक्यूज है हमारे, तो इसलिए मुलाकात हो जाती है। और खान साहब का ट्रस्ट तो खैर हमेशा ही हासिल रहा है, उन्होंने हमेशा बड़ी मेहरबानी की है और अब भी वो बहुत तवज्जो से जो है वो देते हैं, बात सुनते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही थी कि हम ये एक अलायंस की तरफ उन्हें कन्विंस करें और अब वो काफ़ी इस पर क्लियर है और इंशाल्लाह ये अलायंस जो है वो आगे बढ़े। तो अलायंस की तरफ तो आपने कन्विंस कर लिया, लेकिन जिस चीज़ का हवाला आप बार बार देते हैं और कई बार ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हाँ, सोशल मीडिया को कंट्रोल होना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जिस तरह से उनके सपोर्टर्स भी हैं और जिस तरह से ये मैनेज हो रहा है, तो उस पर आप अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए फवाद साहब? नादिर, इशू ये है कि इसमें 3 ग्रुप हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे। उसमें एक तो सेपरेटिस्ट जिनका पाकिस्तान मुफाद है कि पाकिस्तान की अवाम और फौज आपस में लड़े और वो अपना चूरन उसमें बेचते हैं। दूसरे इसमें जो हैं वो यूट्यूबर्स और उनका ग्रुप है जो कि सिर्फ पैसे बनाने में इंटरेस्टेड है और वो बहुत पैसे बना रहे हैं इस सारे मामले को लेके। और तीसरा है जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और वो अपने गुस्से में इस कार खैर में हिस्सा डालते हैं। अब देखिए, इन तीनों को अलग-अलग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो अपना मीडिया का जो भी हैंडलिंग है, मुझे नहीं पता कौन लोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनको कोई समझ नहीं है। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उन्हें सोशल मीडिया की और इसकी कोई समझ नहीं। वो हर चीज़ को सिर्फ डंडे के जोर पे करना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। और उसकी वजह से उनको अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको इस वजह से आ रही हैं कि वो अपने हर काम जो है वो डंडे के जोर पे करते हैं और उसका नतीजा जो है वो सही नहीं निकलता। इसके ऊपर उनको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, तीनों ग्रुप्स को अलग-अलग देखने की ज़रूरत है और तीनों के लिए उन्हें अलग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और डंडे को हर जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपने 2-2.5 साल कर लिया है, आप और वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, ज़ाहिर है हम और आप क्या कह सकते हैं। फिलहाल तो स्ट्रैटेजी यही नजर आती है जो पीका कवानीन के अंदर तरामीम की गई हैं और लगता यही है कि इसका स्कोप यही है, क्योंकि हुकूमत से बार बार ये कहा जा रहा था कि एक मजबूत पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि ये जो प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और इन सब को फाइट करने के लिए, जो कि एग्जिस्ट करती है, प्रोपेगेंडा भी एग्जिस्ट करता है, फेक न्यूज़ भी एग्जिस्ट करती है, ट्रोलिंग भी एग्जिस्ट करती है, लोगों की तज़ीक भी होती है। तो नून लीग तो ये कहती है कि इसका इलाज इस बीमारी का यही है। लेकिन ना, ये नून लीग भी चूंकि पुरानी एक पार्टी है जो 90 की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आई, जहाँ पे वो फॉर्मल मीडिया को तो इश्तिहार दे के मैनेज कर लेते थे, सोशल मीडिया को समझ नहीं आ रहा है मैनेज कैसे करना है। लेकिन जो भी मीडिया रिलेटेड कवानीन होते हैं या जो राइट टू स्पीच से मुतल्लिक कवानीन होते हैं, वो कभी भी क्रिमिनल लॉज नहीं बनाए जाते, वो हमेशा सिविल लॉज बनाए जाते हैं ताकि वो बैलेंस जो है वो रहे। अब आप देखिएगा कि ये बात आप रिकॉर्ड पर लीजिएगा कि ये कितना मिसयूज होगा। और ये तो उन्होंने बनाया तो बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि अपने मकसद के लिए है कि ये हमारे खिलाफ कोई तनकीद ना हो। आप देखेंगे कि आप पुलिस वालों को, FIA वालों को इतना एम्पावर कर देंगी कि वो हर आदमी से पैसे मांगेंगे जाके और हर शख्स ही उनके निशाने पे होगा, जिसका हुकूमत के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। और ये उनको समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने इसको मैनेज कैसे करना है। और दोबारा मैं अर्ज यही करूँगा, इसमें डंडे से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी ये बात क्लियर हो जाए उतना अच्छा।